अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से होंगे। मैं शमीम और आप सबका इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम अबाउट द टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, अबाउट द ऑथर हमने पढ़ा है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में आपको कहीं ना कहीं पे लिंक मिल जाएगी, आप जाके उसको जरूर पहले देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। अबाउट द टेक्स्ट हमें देखना है, आज पढ़ना है कि टेक्स्ट किस चीज के बारे में है। वाल्टर इसाक्सन ने जो टेक्स्ट लिखा है ये किस चीज के बारे में लिखा है। कल तो हमने इसकी खुद की बायोग्राफी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, कल तो हमने खुद इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इसने किसके बारे में लिखा और कैसे लिखा, क्या लिखा, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। This extract is a chapter titled The Apple First from the book Steve Jobs. ये एक्सट्रैक्ट जो है बायोग्राफी का एक हिस्सा जो है जो स्टीव जॉब्स के ऊपर लिखा गया है। किसने लिखा है? इसाक्सन, वाल्टर इसाक्सन ने। ये एक एक्चुअली चैप्टर है जिसका टाइटल है द एप्पल फर्स्ट और ये लिया गया है बुक स्टीव जॉब्स से, यानी कि किताब का नाम स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स शख्स का नाम भी है, लेकिन उसी की बायोग्राफी लिखी गई है और उसी के नाम पे नाम भी दिया गया है। The book, an authorized biography of American business magnate and co-founder of Apple, Steve Jobs, earned Isaacson the 2012 Gerald Loeb Award. और ये जो किताब है ये एक authorized biography है एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट की। कौन बिजनेस मैग्नेट? यही स्टीव जॉब्स। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट का मतलब होता है अमीर तरीन शख्स। लेकिन किसमें? बिजनेस में, तिजारत में। अमीर तो बहुत सारे हो सकते हैं। अमीर एक मुलाजिम भी हो सकता है भाई साहब, है ना। अमीर एक गाड़ी चलाने वाला भी हो सकता है। लेकिन जो बिजनेस में अमीर हो, जो कारोबार में अमीर हो, ट्रेड में अमीर हो, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे, आप लिख लो MAGNAT, मैग्नेट, अमीर। लेकिन किसमें? तिजारत में। ये भी साइड में लिख दो। तो ये बायोग्राफी जो थी ये ऑथराइज्ड बायोग्राफी थी एक अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट की और को फाउंडर ऑफ एप्पल की। को फाउंडर ऑफ एप्पल कौन है? यही स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स अर्नड इसाक्सन द 2012 गेराल्ड लोब अवार्ड। और ये बुक जो थी 2012 में इसाक्सन को इसने गेराल्ड लोब अवार्ड दिलवाया। गेराल्ड लोब अवार्ड एक एनुअल जर्नलिज्म अवार्ड होता है। इस किताब ने इसाक्सन को GERALD गेराल्ड LOAEB लोब अवार्ड, ये एक एनुअल जर्नलिज्म जर्नलिज्म अवार्ड होता है। ठीक है जी। ये हर साल जर्नलिस्टों को अवार्ड दिया जाता है और ये चूंकि जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है, इसाक्सन, ये वाला अवार्ड इनको 2012 में इस बुक ने, स्टीव जॉब्स बुक ने दिलवाया। It is based on more than 40 interviews conducted with Jobs over a period of 2 years, as well as those with family members, friends, competitors and colleagues. तो देखिए, ये आसान काम नहीं था कि एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की बायोग्राफी लिखना। ये बहुत मुश्किल काम था। ये जो किताब है, ये जो बायोग्राफी है, ये ऑलमोस्ट 40 इंटरव्यूज पे मुश्तमिल है। जो 40 इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए विद जॉब्स का मतलब क्या? विद स्टीव जॉब्स। ये नहीं कि मुलाजमत करते करते 40 इंटरव्यू, नहीं, यानी कि जॉब्स। ये थोड़ा बहुत आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सुनिए, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। इंटरव्यूज कंडक्टेड विद जॉब्स, ये जॉब्स के साथ जिसकी बायोग्राफी लिखनी है। अरे जिसको लिखना होगा कुछ, वो पहले पूछेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बारे में किसी को कुछ लिखना है, मेरी बायोग्राफी लिखनी है, वो आके मुझसे इंटरव्यू करेगा, मुझे पूछेगा, मेरा हालो चाल जानेगा, तभी जाके तो वो लिख पाएगा। और इसी तरह इसाक्सन स्टीव जॉब्स के पास गए और उनसे पूछा, इंटरव्यूज किए। 40 इंटरव्यूज के बाद ही ये बायोग्राफी तैयार हुई। इतना ही नहीं, बल्कि फैमिली मेंबर्स और द पीरियड ऑफ 2 years as well as those with family members, और ये 2 सालों तक ये काम चलता रहा। और सिर्फ स्टीव जॉब्स के साथ ही इंटरव्यूज नहीं हुए, बल्कि उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी हुए। सब कुछ स्टीव जॉब्स ही तो नहीं जानते होंगे ना खुद के बारे में, जैसे मैं खुद अपने बारे में कुछ चीजें नहीं जानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता तक नहीं कि मैं कौन सी सब्जी लाइक करता हूँ, कौन सी डिसलाइक करता हूँ, बट मेरी माँ को, मेरी फैमिली मेंबर्स को पता होती है कि ये क्या खाता है, इसको क्या पसंद है। इसी तरह आपके फैमिली मेंबर्स को भी आपके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा जो आपको पता नहीं है। तो ये इंटरव्यूज जो हैं स्टीव जॉब्स की फैमिली के साथ भी किए गए, न कि उन्हीं के साथ, बल्कि उनके फ्रेंड्स के साथ भी किए गए, उनके कंपिटिटर्स के साथ भी किए गए और उनके कलीग्स के साथ।
कलीग्स मतलब उनके काम करने वालों के साथ भी ये इंटरव्यूज किए गए और तब जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही बायोग्राफी तैयार होती है। ठीक है भाई साहब। Writing a biography of Steve Jobs was a challenging task for the author since the subject was larger than life and there was also the added difficulty of rendering technological innovations and intense portrait of the man who created Apple and revolutionized many sectors. Personal computers, animated films, phones, tablet computing and digital publishing. और इतना ही नहीं, ये बायोग्राफी लिखना एक आसान काम नहीं था। स्टीव जॉब्स के ऊपर बायोग्राफी लिखना ये एक चैलेंजिंग टास्क था ऑथर के लिए। ये चैलेंजिंग, मुश्किल, डिफिकल्ट टास्क थी इसाकसन के लिए, ये आसान काम नहीं था। और क्योंकि सिंस दैट सब्जेक्ट वाज लार्जर देन लाइफ, ये जो सब्जेक्ट है ये जिंदगी से ज्यादा बड़ा है। सब्जेक्ट लार्जर देन लाइफ का मतलब क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मौजू है, ये जिंदगी से बड़ा है। मौजू जिंदगी से बड़ा होने का मतलब क्या है कि एक ऐसा कारनामा, देखिए फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है कि आइंस्टाइन को मान लो, छोटा सा इंसान, कुछ साल की उम्र थी उसकी, लेकिन उसने उसके जो कारनामे हैं वो कितने बड़े, उसने जो मौजू दिए हैं कितने ज्यादा हैं कि फिजिक्स पढ़ने वाले पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पूरी फिजिक्स की पता नहीं होती है। ठीक है, ये इसी तरह का मसला है कि उसके बारे में लिखना आसान काम नहीं था, मौजू जिंदगी से ज्यादा बड़ा था। चलिए, और फिजिक्स वाले दिल पे बात ना ले, ठीक है। And the subject was larger than life and there was also the added difficulty of rendering technological innovations and intense portrait of the man. इतना ही नहीं बल्कि और ये भी डिफिकल्टी थी जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही थी। रेंडरिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? बढ़ती हुई। लिखता हूं यहां पे रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ती हुई। जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी और उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना, सिंपल भाषा में समझाना, वो आसान काम नहीं था, वो मुश्किल काम था। एंड इंटेंस However, Isaacson succeeded in writing a gripping and intense portrait of the man who created Apple and revolutionized many sectors. लेकिन फिर भी इसाकसन कामयाब हुए ये बायोग्राफी लिखने में, राइटिंग ए ग्रिपिंग एंड इंटेंस पोर्ट्रेट। ग्रिपिंग एंड इंटेंस पोर्ट्रेट का मतलब होता है दिलकश और शदीद, दिलकश और दिलचस्प, दिलकश और दिलचस्प। लिख लो, ग्रिपिंग एंड इंटेंस, दिलकश और शदीद। ये दिलकश और शदीद बायोग्राफी लिखने में कामयाब हो गए। कितनी डिफिकल्टीज इन्होंने फेस की वो खुद इनको पता होगी और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसाकसन ये लिखने में कामयाब हो गए। ये दिलकश और शदीद पोर्ट्रेट इस इंसान का, जिस इंसान ने एप्पल को क्रिएट किया और जिसने रेवोल्यूशनाइज किया, जिसने इनकलाब लाया, जिसने रेवोल्यूशनाइज किया बहुत सारे सेक्टर्स को। बोलने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे सेक्टर्स को, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स को, एनिमेटेड फिल्म्स को, फोन्स को, टैबलेट कंप्यूटिंग को या डिजिटल पब्लिशिंग को। ये सारे सेक्टर्स जो है स्टीव जॉब्स ने अपने आइडिया के जरिए, अपनी क्रिएशन के जरिए इन सभी सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज किया, इनकलाब लाया इन्होंने। Isaacson's portrait of Jobs as an icon of inventiveness and applied imagination touched millions of readers. जो इसाकसन की जो पोर्ट्रेट थी, जो इसने तैयार की जॉब्स के बारे में, जो एक जॉब्स एज ए पोर्ट्रेट, एज एन आइकन, ये जो किताब इसने लिखी, ये बायोग्राफी जो लिखी, ये टच की मिलियंस ऑफ रीडर्स ने, मतलब ये करोड़ों की तादाद में लोगों ने इसको पढ़ा। Jobs did not try to control Isaacson during the writing of the book and allowed him enough freedom as a writer. और जॉब्स ने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की, इसाकसन को रोकने की कोशिश नहीं की। भाई बस करो, आपने बहुत लिख लिया मेरे बारे में, खुली आजादी दे दी, भाई जितना लिख सकते हो लिखो, जितना आप लिख सकते हो मेरे बारे में लिखो, डील दे दी, छूट दे दी, फ्रीडम दे दी। The biography therefore comes across as an unvarnished and honest accounts of Jobs' life. और ये जो बायोग्राफी थी, ये क्या निकल कर सामने आई? ये अनकवर्ड, अनवैनिश्ड का मतलब क्या होता है? अनकवर्ड, अनवैनिश्ड, UNVARNISHD, अनकवर्ड। ये जो पोर्ट्रेट था, ये जो बायोग्राफी थी, ये एक खुली किताब की तरह थी जिसको हर कोई पढ़ सकता था, देख सकता था, समझ सकता था, और ये पूरी दुनिया में फैल गई। एंड ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ जॉब्स लाइफ, और ये ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ
ऑनेस्ट अकाउंट था इसकी जॉब की, स्टीव जॉब की जिंदगी का। हिज पैशंस, उसकी जिंदगी का, उसके जज्बों का, पैशंस का, ठीक है, ऑब्सेशंस, ऑब्सेशंस कहते हैं जुनून को, एंड मैनिपुलेशंस, और उसकी हेरा फेरी का। मैनिपुलेशंस किसको कहते हैं? हेरा फेरी को। ऑब्सेशन कहते हैं जुनून को, पैशन कहते हैं जज्बे को। उसके जो जज्बे थे, उसके जो कारनामे थे, वो ये किताब एक ऑनेस्ट अकाउंट। Written in an engaging style, the biography is filled with the life lessons about character, leadership, and values. Ironically, it was published in October 2011, a few weeks after Steve Jobs' death from pancreatic cancer. और ये किताब लिखी गई है एंगेजिंग स्टाइल में। एंगेजिंग स्टाइल मतलब पढ़ने वाला बस इसको पढ़ता ही रहता है, पढ़ने वाले की दिलचस्पी बढ़ जाती है पढ़ते पढ़ते, एंगेज हो जाता है, ठीक है, मसरूफ हो जाता है पढ़ने में। और द बायोग्राफी इज फिल्ड विद लाइफ लेसन्स अबाउट कैरेक्टर, और बायोग्राफी जो है उसमें कूट के भरा है, लाइफ लेसन्स भरे हैं कैरेक्टर के, उसमें लीडरशिप के बारे में उसमें बयान किया गया है कि कैसे उसकी कैरेक्टर कैसे थे, लीडरशिप कैसी, उसके वैल्यूज क्या थे। और आयरॉनिकली ये किताब जो है पब्लिश की जाती है अक्टूबर 2011 में, आफ्टर अ फ्यू वीक्स आफ्टर स्टीव जॉब्स डेथ फ्रॉम पैनक्रियाटिक कैंसर। जब स्टीव जॉब्स इस दुनिया से निकल गए 2011 में, कुछ वीक्स के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ये पब्लिश की जाती है। और स्टीव जॉब्स के जाने के बाद, स्टीव जॉब्स किस बीमारी से मरे थे? पैनक्रियाटिक कैंसर। स्टोमक के नीचे एक ग्लैंड होता है पैनक्रियाज, उसमें कैंसर हो गया था, उसकी वजह से जो उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद ये किताब पब्लिश होती है 2011 में। ये क्वेश्चन आ सकता है, डेट पूछी जा सकती है, याद रख लीजिए। द बुक वाज आल्सो अडॉप्टेड इनटू द फिल्म स्टीव जॉब्स इन 2015। और ये किताब जो है इस किताब के ऊपर एक फिल्म भी बनी है। ये सारे कैरेक्टर्स भी हैं उसमें 2015 में, द स्टीव जॉब्स इन 2015। ये किताब फिल्म आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। शायद यूट्यूब के ऊपर पूरी अवेलेबल नहीं है, बट परचेज करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है, एक वीडियो भी बनी है। इन द एप्पल फर्स्ट, इसाकसन नरेट्स इवेंट्स दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ एप्पल। और इसमें द एप्पल फर्स्ट में, इस चैप्टर में इसाकसन नरेट करता है, इसाकसन जिक्र करता है, लिखता है उन इवेंट्स के बारे में, मतलब वाक़ात के बारे में, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ एप्पल, जिनसे एप्पल की क्रिएशन हुई, जिनसे एप्पल वजूद में आया। Recounting the heyday of alternative cultures in the 1970s and a nascent technology industry, Isaacson refers to the fusion of flower power and processor power, enlightenment and technology, and portrays Jobs as an embodiment of this synthesis. Recounting the heyday, recounting का मतलब होता है जिक्र अज़कार करना, जिक्र करना। रिकाउंटिंग का मतलब दोबारा गिनती करना नहीं है, यहाँ पे दोबारा गिनती करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिक्र करना। जिक्र करते हैं नरेटर किसकी? द हेडे के। हेडे मतलब खुशहाली के दिन, हेडे HEY DAY, खुशहाली के दिन, खुशहाली के दिन, ठीक है। और रिकाउंटिंग का मतलब जिक्र अज़कार करना। रिकाउंटिंग जिक्र करना। इसाकसन जिक्र करते हैं, इसाकसन फरमाते हैं द हेडे ऑफ अल्टरनेटिव कल्चर्स, यानी कि वो जो अल्टरनेटिव कल्चर्स 1970s के थे, जो खुशहाली के दिन थे, एंड नेसेंट टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। और नेसेंट मतलब अंडर डेवलप्ड, नेसेंट भी याद रख लो, NASCENT, नेसेंट, अंडर डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी थी। अंडर डेवलपमेंट कंट्री नहीं, यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो थी, मतलब जो बढ़ रही थी, प्रोग्रेसिव जो थी, उस चीज के बारे में ये जिक्र करते हैं, वो चीजें ये बयान करते हैं जो 1970s में थी। इसाकसन रेफर्स टू द फ्यूजन ऑफ फ्लावर पावर एंड प्रोसेसर पावर। इसाकसन रेफर करते हैं किसकी तरफ? फ्यूजन ऑफ फ्लावर पावर, फ्यूज होना एक फ्लावर पावर का और प्रोसेसर पावर का। तो यहां पे फ्लावर पावर का मतलब क्या है? फ्लावर पावर का मतलब फूल की ताकत नहीं। फ्लावर पावर का मतलब यहां पे टू स्प्रेड लव, प्यार बांटना। टू स्प्रेड लव, टू लव ईच अदर, लोगों के दरमियान नफरत को खत्म करना और लोगों के दरमियान प्यार
प्यार डालना, या मतलब लोगों से प्यार करना, एक दूसरे, टू लिव पीसफुली, टू लिव विद लव। हाँ, एंड प्रोसेसर पावर, तो और प्रोसेसर पावर को और मशीन के पावर को, इन दोनों चीजों को ये फ्यूज करते हैं, जोड़ते हैं। एनलाइटनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एनलाइटनमेंट को, टेक्नोलॉजी को जोड़कर, एंड पोर्ट्रेज जॉब्स एज एन एम्बॉयडमेंट ऑफ द सिंथेसिस, और दिखाते हैं जॉब्स को, स्टीव जॉब्स को एज एन एम्बॉयडमेंट ऑफ द सिंथेसिस, कि ये एक मुजस्मा है इस सिंथेसिस का, इस कारनामे का। एम्बॉयडमेंट का मतलब होता है मुजस्मा, BODIMENT, मीन्स मुजस्मा। मुजस्मा उर्दू लिखने में दिक्कत हो सकती है, मुझे दरगुजर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये फ्यूज कराते हैं फ्लावर पावर को। फ्लावर पावर मैंने आपको समझा दिया कि टू लिव विद लव या टू स्प्रेड लव, और फ्यूज कराते हैं ये किसको, प्रोसेसिंग पावर को, मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को, एनलाइटनमेंट को, और ये सारी चीजें फ्यूज करा के ये एक पोर्ट्रेट बनाते हैं और जॉब्स को दिखाते हैं कि ये सारी चीजों का क्रिएटिव, ये सारी चीजों का बनाने वाला कौन है, इस सारी चीजों का मुजस्मा जो है, सिंथेसिस करने वाला जो है, वो स्टीव जॉब्स है। Recounting the role of many people in the production of the first personal computer or PC, Isaacson also charts the events, partnerships and business interests that would shape the future of computer technology. Recounting फिर से यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि फिर से ये जिक्र करते हैं किसका, रोल ऑफ मनी पीपल, बहुत सारे लोगों का जो रोल रहा है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जो बनाया गया पहला पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जो पहला बनाया गया, उसमें जो जिन लोगों का जो रोल रहा है, उन सारे लोगों का ये जिक्र करते हैं और कहते हैं Isaacson also charts the events, और ये चार्ट करते हैं उन इवेंट्स को, उन वाक़ात को, उन पार्टनरशिप्स को, या उन बिजनेस इंटरेस्ट्स को, दिलचस्पी जो बिजनेस में रखते हैं, that would shape the future of computer technology, कि जिन्होंने शेप दी, जिन्होंने एक शक्ल दी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फ्यूचर को। एन इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल ग्रुप, एक इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल ग्रुप है जिसका नाम है द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। एक ये इंपॉर्टेंट और इनफॉर्मल ग्रुप है जिसका नाम है द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, वेयर electronic enthusiasts and computer hobbyists met and exchanged some path breaking ideas including the microprocessor। यहां पे क्या होता है, इस ग्रुप में क्या होता है, जहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एंथुसियास्ट्स का मतलब होता है शौकीन, शौक रखने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले, एंड कंप्यूटर हॉबिस्ट्स, और जो कंप्यूटर हॉबिस्ट्स हैं, कंप्यूटर में शौकीन जो है, हॉबिस्ट का मतलब भी होता है शौकीन, ठीक है, हाँ, डिजायर रखने वाले, met and exchanged some path breaking ideas, ये मिलते हैं और ये पाथ ब्रेकिंग आइडियाज को डिस्कस करते हैं, यानी कि उन आइडियाज को, उन रास्तों को डिस्कस करते हैं, उन आइडियाज को जिन आइडियाज में ये मतलब काम करना चाहते हैं, और कहीं पे अगर कोई रुकावट है तो उसको कैसे हम खत्म करें, उसको हम कैसे क्लियर करें, इन चीजों के ऊपर ये बैठ के बातचीत करते हैं, इंक्लूडिंग द माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें ये माइक्रो प्रोसेसर भी शामिल है। Isaacson also recreates the friendship between Steve Wozniak and Jobs, who in spite of temperamental differences would together create Apple a milestone for the personal computer industry। Isaacson देखो यहाँ से आखिर में हमें यह पता चलता है कि शायद Isaacson की और स्टीव जॉब्स की पहले लड़ाई हुई थी या कोई इख्तिलाफात था इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे हमें ये डायरेक्टली नहीं बताया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि ये रिक्रिएट करता है फ्रेंडशिप को। रिक्रिएट करने का मतलब क्या होता है, फिर से दोबारा से ये दोस्ती करता है। इसका मतलब है ना कि ये पहले दोस्त हुआ करते थे, लड़ाई या किसी दूसरी वजह से ये बिछड़ चुके थे, अब ये फिर से फ्रेंडशिप में आ गए। Isaacson also recreates the friendship between Steve Wozniak, एक स्टीव वोजनाइक और स्टीव जॉब्स, इन दोनों के दरमियान ये दोस्ती को फिर से जोड़ लेता है। Who in spite of temperamental difference, हाँ, टेम्परामेंटल का मतलब होता है मिजाजी या बिहेवियरल चेंज जब आ जाती है, बिहेवियर में चेंज आ गई थी किसी या फिर Isaacson को या फिर उनको, तो जिसकी वजह से ये फ्रेंडशिप खत्म हो गई थी, लेकिन वो सब भूल जाने के बाद फिर से ये रिक्रिएट करता है उनके साथ फ्रेंडशिप। टेम्परामेंटल इसका मतलब क्या होता है, मिजाजी बिहेवियरल चेंज would together create Apple milestone for a personal computer industry, यानी कि ये आप मिलके फिर से एप्पल को एक माइलस्टोन बनाएंगे पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री का।
तो ये था अबाउट द टेक्स्ट। अगली वीडियो में हम स्टीव जॉब्स एक्सट्रैक्ट को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारा समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में ना भी आया हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की और व्हाट्सएप की दोनों आइडिया मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी।